हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं अब आपसे बात करूंगा हिंदी के पेपर में। हिंदी का जो सेंटअप एग्जाम 23 नवंबर को होने वाला है। 23 नवंबर और सारा डेट शीट भी मैं दिया हूँ सभी का। और एक वीडियो में मैं कौन सा सब्जेक्ट कौन सा रूटीन दिया हूँ वहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा दिन होने वाला है। तो 23 नवंबर को आपका है, यहाँ पे पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। 23 नवंबर को आपका होने वाला है किसका एग्जाम? तो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और 24 को साइंस का होगा, 25 को मैथमेटिक्स का होगा। सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी, सेंटअप एग्जाम, फाइनल एग्जाम, सबके लिए जोर तोड़ से तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो फिलहाल हम सेंटअप एग्जाम हमारे सामने है, तो सेंटअप एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ। और ये सारा का सारा वायरल क्वेश्चन है जो 2023 में पूछे जाएंगे, यानी 23 नवंबर को जो पूछे जाएंगे हिंदी का, इस यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मातृभाषा हिंदी, ये विषय कोड 101 है, ठीक है। और ये सेट कोड ये ए है, और ये विषय कोड 110। तो चलिए यहाँ पे सॉरी 101। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो है सारे के सारे वायरल क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। सुबह में आपको मैथमेटिक्स का दिया था। इस तरीके से लगातार सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे जोर तोड़ से कराई जा रही है, और यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस का जवाब देने का भी कोशिश करिएगा, ठीक है, कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और उसके बाद तो मैं बताऊंगा तो आपको मिला लेना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी के, जिसमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में आपको समास करा दिया हूँ, उसके बाद संधि करा दूंगा, उसका अप्लीकेशन वगैरह आवेदन लिखना आपको वो भी बता देंगे। अभी फिलहाल हम लोग करेंगे क्या, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बताने का भी कोशिश करिएगा आप कितना में, ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी है और आप कितना में कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए। चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? सीवी, हिंदू, मधुर और सौहार्द। इसमें सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो सौहार्द है, सौहार्द है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी नंबर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है, विवाह कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। जो विवाह है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। विवाह कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का, यानी वर्तमान का मतलब जो समय अभी अभी चल रहा है। तो पढ़ रहा हूं तो वर्तमान काल, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूं, ठीक है। तो वर्तमान काल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में समास आपको पढ़ा दिया हूं। समास का जो लेक्चर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। समास बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जितना भी समास आए आपके एग्जाम में, एक भी समास नहीं छूटेगा अगर उस लेक्चर को आप अटेंड कर लिए, उस वीडियो को देख लिए तो, ठीक है। तो ये लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, जाकर जरूर देखिएगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे बताया हूँ द्वंद्व, देवगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष सारे एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर की महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? महिला का पर्यायवाची शब्द जवाब भी देने का कोशिश करिएगा। अपने कॉपी में क्या करना है, 1 से 50 तक आप नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। और जितना मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं सभी का ए बी सी आप करते जाइए, जो आपको सही लगे, और फिर जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है, ताकि आपको पता चले कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी है। और जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं है यहाँ पर तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो महिला शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो महिला शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारी। महिला शब्द का पर्यायवाची नारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कि एड़ी शब्द का विलोम कौन सा होगा? एड़ी, एड़ी का मतलब, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो एड़ी का उल्टा चोटी, यानी ऑप्शन सी नंबर। देखिए ऑप्शन सी में चोटी दिया गया है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चंस को देख लिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, कहीं आपको शायद दिखाई ना देता हो। देखिए मैं ऊपर कर देता हूं ये,
चलिए 6 तक मेरा हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चंस है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। चल दिया अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। लिखावट, लिखावट कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। लिखावट, उसकी लिखावट अच्छी है यानी स्त्रीलिंग शब्द है। लिखावट कौन सी शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। श्रीमान, श्रीमान तो श्रीमती होगा, सीधी सी बात है। श्रीमती देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया है, तो सी में दिया गया है श्रीमती, ठीक है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो गुणी है, ये नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। पति, ये भी शुद्ध नहीं है, हमारा इधर से होगा। तत्कालिक, ये भी हमारा शुद्ध नहीं है, तत्वकालिक। और ये परमाणिक, ये ऑप्शन डी नंबर जो है, ये परमाणिक जो है वो बिल्कुल सही है। परमाणिक यानी किसी को परमान देते हैं ना हम। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। क्या थे, गद्यकार भी, गद्यकार भी थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, याद रखिएगा। चलिए अगला 12 नंबर देख लीजिए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। वहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है तो जापान में होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। चलो अगला 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता, वृक्ष की हत्या ये कविता के शीर्षक है। इसमें वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो राइफिल की तरह थी। किसकी तरह थी, राइफिल की तरह, याद रखिएगा, राइफिल की तरह थी, ठीक है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, तो क नहीं अटता। क्या नहीं, चौखटे में यानी स्लेट पे चौखटे पे क्या नहीं अटता, तो क नहीं अटता, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यहाँ पे। चलिए अगले 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो अगहन। कौन सा, अगहन, याद रखिएगा अगहन। ये देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, यही अगहन महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, ठीक है। चलो अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर। पपाती किस पे लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर। पपाती किस पे लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, याद रखिएगा स्ट्रेचर पे, ठीक है। चलिए अगला 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, शायद ऊपर है 17 नंबर क्वेश्चंस, देख लीजिए यहाँ पे। ऊपर कर देता हूं मैं इसको, नीचे और नीचे और नीचे, हाँ ये रहा, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक, ये कहानी का शीर्षक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को। किसको, सीता को। ऑप्शन डी में जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सीता को। चलिए अगला क्वेश्चन से 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, 3। ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए सीता के कितने लड़के थे, 3। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला 19 है, और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने कितना में कितना सही किया है, ठीक है। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। चलिए अगला 19 है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो काल्डवेल की। किसकी, काल्डवेल की। ऑप्शन सी में दिया गया है, देखिए यहाँ पे तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, याद रखिएगा काल्डवेल की, काल्डवेल की, काल्डवेल की। चलिए अगला 20 है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, बोलिए आप। भ भ भ प फ ब जितना भी होता है, प फ ब ओष्ठ से होता है उसका, प प ओष्ठ से जब बोल रहे हो तो यहाँ पे लिप्स का स्पर्श हो रहा है, ठीक है। तो प फ ब प यानी पवर्ग में पवर्ग का एक हिस्सा है भ, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो यही हो जाएगा आपका ओष्ठ, ठीक है। अगर
क ख ग घ की पूछे, क ख ग घ में कोई भी, तो क ख ग घ कंठ से होता है। छ छ ज झ की बात करें, च च, तो ये होता है हमारा च। च बोलने पे क्या आता है? च, तालु। ठीक है, त बोलने पे ट, ट, ये भी तालु। और अगर त थ द ध की बात करें तो दंत। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से। और प फ ब भ की बात करें तो ओष्ठ, यहाँ से प फ ब भ की पौर्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ओष्ठ। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है? तो जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत लेख की, अमरकांत जी का ये रचना है। अमरकांत जी, अमरकांत, अमरकांत याद रखिएगा। जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है? तो अमरकांत की। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर ये क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। कौन आया था? लेखक का साला। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला आया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उच्च गांव सानी। क्या नाम था? उच्च गांव सानी। याद रखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उच्च गांव सानी। उच्च गांव सानी, यानी ऑप्शन बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखने गए थे वीडियो चल रहा है कि नहीं सही तरीके से। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ घराने के। कौन से? लखनऊ घराने के। याद रखेगा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। ठीक है, चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा? परंपरा का मूल्यांकन। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तब परंपरा का मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध तबला से भी है, संतूर से भी है, बांसुरी से वादन से भी है, और तो इनमें से सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिरजू महाराज यहाँ पे इनका तबला से भी नहीं है, यहाँ पे संतूर से भी नहीं है, और यहाँ पे बांसुरी से भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे भी नहीं है, तबला से भी नहीं है, संतूर से भी नहीं है, बांसुरी से भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन सा है? तो निश्चय शब्द का विलोम होता है अनिश्चय। निश्चय शब्द का जो विलोम होता है वो अनिश्चय होता है। देखिए, जो हिंदी होता है उसमें व्याकरण से 60% क्वेश्चन आता है और बुक से 40% ही क्वेश्चन आता है। तो याद करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा व्याकरण पढ़ने के लिए। और व्याकरण में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जैसे समास पढ़ा दिया हूँ, इसके बाद संधि पढ़ाऊंगा, फिर आपको तत्सम तद्भव बताऊंगा यहाँ पे, उसके बाद आपको पत्र लिखना होगा, सारा चीज मैं कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का दे दूंगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में, वहां से क्लिक करके जुड़ जाइएगा आप। ठीक है, चलिए आगे ये देखिए, कहाँ तक करा दिया था जी? हाँ, 27 बताना है ना? निश्चय, यहाँ पे देखिएगा, हाँ हो गया है। 27, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन सा है? तो निश्चय का अनिश्चय होता है। निश्चय का क्या होता है? अनिश्चय होता है। ठीक है, अगला देखिए 28, वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़े, और उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़े। तो प्रत्यय पूछ रहा है तो लास्ट में, तो वास्तविक इक आ रहा है, इक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 29 नंबर, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? रुचिकर। रुचि का क्या हो जाएगा? रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, रुचि का विशेषण रुचिकर हो जाएगा। अगला देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो महास्या हो जाएगा। महाशय का क्या होता है? महास्या। देखिए ऑप्शन में कहा दिया गया है? तो बी में दिया गया है, महास्या। ठीक है, चलिए अगला देखिए 31 नंबर, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए दुर्गंध यहाँ पे लिखा गया है ना,
दुर्गंध लिखा गया है। तो देखिए इसमें आधा र है, आधा र है तो र जो है वो विसर्ग में बदल जाता है। कभी भी किसी का आधा हो यानी संयुक्त हो तो संधि करते समय वो क्या हो जाता है जी, विसर्ग में बदल जाता है। तो दूह जोड़ हो जाएगा यहाँ पे गंध, क्या हो जाएगा, दूह जोड़ गंध, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, र के जगह यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा संयुक्त र के जगह पे, आइए गंध, यानी दूह जोड़ गंध। देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो दूह जोड़ गंध ये दिया गया है डी नंबर ऑप्शन में, यानी जो डी होगा वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चंस आज आपको मैं कराऊंगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है, अंग तो कंठ, कंठ से हमारा आवाज निकलता है अंग बोलने पे, तो कंठ यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कंठ जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क ख ग घ के ग्रुप का है, अभी तो बताया था कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ होता है। तो क ख ग घ का ग्रुप का ही तो अंग है ना, तो कंठ होगा। चले इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर की लोहा शब्द क्या है। लोहा लोहा को काटता है, पुल्लिंग शब्द है, लोहा लोहा काटता है पुल्लिंग शब्द है। ये देखिए पुल्लिंग शब्द ऑप्शन बी में दिया गया है पुल्लिंग, तो लोहा कौन सा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला है 34 नंबर, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है। कलम, कलम, कलम बोलने से बहुत सारे कलम का बोध हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है ये, जातिवाचक। कलम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट 34 के बाद हमारा 35 इधर होगा, देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलता है यहाँ पे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लुकक्ति का क्या अर्थ है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना बहाना बनाना। बोलते हैं ना कि नाच न जाने, नाचने के लिए, नाचने तो आता नहीं है और यहाँ पे बोलते हो कि ये खराब है, ये सही नहीं है, काम करने आता नहीं है और सामान का दोष देते हो यानी चीज़ों का दोष देते हो, तो ये काम न जानना और बहाना बनाना ऑप्शन सी हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो काम न जानना और बहाना बनाना। ठीक है, चले 36 है यहाँ पे कि गुण शब्द का विलोम क्या है। गुण शब्द का विलोम हो जाएगा दोष, गुण शब्द का गुण है और उसका उल्टा, गुण का उल्टा क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है 37, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास है। कैसे है आपको सारी मैं लेक्चर्स में बताया हूँ, आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा वहां पे जाकर। ठीक है, वीडियो को पूरा आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अव्ययी भाव है। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक कौन सा समास है, अव्ययी भाव है। चलिए इसमें देखिए 38 है कि राम खाता होगा। राम खाता होगा कौन सा काल है, राम खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल भी आपको एक चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद से संधि के बाद काल एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, राम खाता होगा कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। जिसमें इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा जिस चैप्टर में, आप एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, मैं उस चैप्टर का थ्योरी लेकर, थ्योरी आपको पूरा का पूरा चैप्टर का कंप्लीट आपको मैं पढ़ा दूंगा। वो चैप्टर चाहे संधि हो, चाहे काल हो, कारक हो, कोई भी जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑप्शन कैसे हुआ, तो आप मेरे को कमेंट करना, वो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा और उस चैप्टर के बारे में आपको फुल नॉलेज दे दूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, सभा का मतलब क्या है, जहां बैठक होती है, तो सभा में काफी लोग रहते हैं यानी समूह रहता है लोगों का, तो समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी में देखिए आप। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, इसको मिटा देता हूं नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अगला थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। ठीक है, चलिए 39 के बाद हमारा 40 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आग शब्द है। आग कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आग हल्का संस्कृत, आग पूरा संस्कृत का शब्द हमारा तत्सम कहलाता है। आज जिस शब्द में हल्का संस्कृत का प्रयोग हुआ हो वो तद्भव शब्द कहलाता है, यानी जो आग है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 41 है, मगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी, तो पोता के लिए लेकर जा रही थी। किसके लिए लेकर जा रही थी, पोता के लिए, याद रखिएगा। मगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी, पोता के लिए। चलिए अगला 42 है,
ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढाते विश्वास में हमारा किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य को यहाँ पे बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। उड़ीसा राज्य याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य। चलिए अगला है 43। पहले दिन पपाती को क्या था? तो बुखार था। पहले दिन पपाती को क्या था जी? बुखार था। ठीक है, याद रखिएगा, पहले दिन पपाती को बुखार था। चलिए अगला 44 था नहीं है, 44 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। 44 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। कहाँ पे है? टीले के नीचे। ढहते विश्वास से दो क्वेश्चन आ गए। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपया। यानी माहवारी खर्च के लिए सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए देने के लिए निर्णय लिया? तो 50 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 46 है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य। बार बार मैं जा रहा हूं वीडियो को देखने के लिए कि ये स्टोरेज मेरा फुल तो नहीं हो, नहीं तो वीडियो क्या होता है, रुक जाता है, इसलिए मैं जा रहा हूं बार बार देखने। चलिए अगला देखिए भाई, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य हो गया ये। अगला देखिए 47 नंबर, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? तो कुएं में डालने के लिए। किसमें? कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? तो कुएं में डालने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इन दिनों कविता संग्रह से संकलित है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 49 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस कविता की रचना है? तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का है। वात्स्यायन अज्ञे का है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? सॉरी, किस कवि की रचना है? तो सचितानंद हीरानंद। याद रखिएगा, सचितानंद हीरानंद, नदी के द्वीप, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला 50 है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। एक बार और पढ़ देते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ पे मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको 50 में आपने कितना सही किया। ठीक है, और जिनको नहीं होगा, जिनका तैयारी नहीं हुआ होगा, यहाँ पे मैं आंसर भी बता दिया, उनका तैयारी भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। यहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिया। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और बोलिएगा कि कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए यहाँ पे इसके बाद लेकर आ जाऊँ, कौन से चैप्टर व्याकरण में जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आया है और आप सिर्फ उसका ऑप्शन समझे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो उसका विस्तारित रूप में लेकर आ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो ठीक है, तो चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।